Hello दोस्तों, welcome back to the YouTube channel PRZT, and in this video we are going to talk about what to do after 10th class. 10th class के बाद हमको क्या करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं 10th क्लास के बाद। बहुत सारी बातें हमको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, मतलब जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड का। प्रमोद मेहरा सर फ्रॉम गुना और अजय शर्मा सर एंड परिमल सर, वो हमको बताएंगे। और स्पेशली मिस्टर मनीष शर्मा सर, माय मेंटर, वो आपको बताएंगे वो कौन सा सब्जेक्ट हमको लेना चाहिए 10th क्लास के बाद। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन ये सेशन में बात करेंगे, ठीक है। इसके दो सेशन होने वाले हैं, एक तो सर लेंगे और मैं सिर्फ ऑपरेट करूंगा उस चीज़ को, ठीक है। और सेकंड सेशन मेरा रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा और सेकंड पार्ट इसके बाद जल्दी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। आपको 1 या 2 दिन बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया कि क्या करना चाहिए 10th क्लास के बाद, तो क्या ऑप्शन है। और अगले सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि हमको क्या क्या हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। और ऑनलाइन देखो, जैसे कि हमको पता चला है, देखो हम इस समय आप जो देख रहे हो, जो डिजिटल एरा आ रहा है, डिजिटल एरा में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम क्या क्या सीख सकते हैं, कौन कौन सी स्किल्स मैटर करती हैं जो ऑनलाइन अर्निंग में बहुत रोल प्ले करती हैं, वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसको आप देखिए। और बाकी सब मेरे मेंटर और मनीष सर आगे से पूरा होल्ड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। Good afternoon, all the great, amazing people, great, amazing leaders. Good afternoon. I hope आप घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं पूछना चाहूंगा, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आप सब लोगों के लिए क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, यस सर, यस। इससे पहले कि करियर काउंसलिंग की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं आपका बिलीफ सिस्टम बनवाना चाहूंगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम वो होता है जो बिलीफ सिस्टम कैन डू मिरेकल्स फॉर यू। कई लोग, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई लोग आग के अंगारों पे चल जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। लोग आतंकवादी बनते हैं, लोग समाज सेवी बनते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। तो एक बिलीफ सिस्टम आपको भी यहाँ पे डेवलप करना होगा कि आज की क्लास से, आज की जो करियर काउंसलिंग सेशन होने वाला है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बिलीफ सिस्टम किस प्रकार काम करता है? यदि हम फॉल्स बिलीफ सिस्टम में जीते रहें, सोचते रहें कि हमको सब कुछ आता है, तो चंद्रगुप्त एक हीरा था, उस हीरे को परखने का काम एक जौहरी ने किया। उन जौहरी का नाम है आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक हीरे के रूप में तराशा। तो ऐसे ही कुछ जौहरी हमारे साथ हैं। तो इसी श्रृंखला में हम स्टार्ट करना चाहेंगे, हाउ टू चूज योर करियर एंड हाउ टू चूज राइट सब्जेक्ट। Because 10th class is the turning point of your life, because 10th class is the class where you decide in which field you want to go, in which sector you want to enter. किस सेक्टर में जाना है, किस क्षेत्र में आपको एंट्री लेनी है। 10th क्लास करियर का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि 10th क्लास में ही आप डिसाइड करते हो कि किस फील्ड में आप अपना भविष्य बनाने वाले हो। तो इसी श्रृंखला में मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्री परिमल सर को कि वो बताएं कि एक छात्र को, 10th क्लास में एक छात्र को किस प्रकार एक विषय चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुड आफ्टरनून। मैं आपको आज सबको बेटा देखो, जैसे हम 10th पास होते हैं तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट को लेकर
ये प्रॉब्लम रहती है कि हमको मैथ्स लेना चाहिए, क्या हमें बायोलॉजी लेनी चाहिए, या हमको कॉमर्स लेना चाहिए, या हमें आर्ट्स लेना चाहिए। इस तरीके का दिमाग में बहुत कुछ आपके पास में घूमने लगता है, और उनमें भी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बेटा ऐसे पाए जाते हैं जिनके माइंड में एक बहुत नेगेटिव थिंकिंग पली होती है, नहीं साहब हम तो एवरेज स्टूडेंट है, या हम एवरेज से नीचे हैं, तो हम कैसे मैथ्स को कर पाएंगे। तो पहले बेटा आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि मैथ्स वो सब्जेक्ट है जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो एवरेज से नीचे है वो भी बहुत अच्छे से कर सकता है। दूसरा, कमजोर कुछ भी नहीं होता बेटा। कोई व्यक्ति ये सोचता है ना कि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे 10th में परसेंट कम आए, या मेरे 8th में परसेंट कम थे, या मेरे 9th में परसेंट कम थे, तो मैं कमजोर हूं। माइंड की एबिलिटी को कभी भी परसेंट से बेटा नहीं आंकना चाहिए। माइंड की जो एबिलिटी है, दिमाग की जो सोचने की क्षमता होती है बेटा, वो कभी भी अपने परसेंट से उसको नहीं आंकना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारी 6वीं में परसेंट कम थी, या 9th में हमारी परसेंट कम थी, या 10th में हमारी परसेंट कम थी तो हम पढ़ने में कमजोर विद्यार्थी हैं। ये थिंकिंग हमारी गलत है। ये पहले हमको अपने दिमाग से निकाल लेना है। यानी कि मैथ्स वो चीज है बेटा जो हर स्टूडेंट बहुत आसानी से, बहुत तरीके से बेटा कर सकता है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम दिन भर क्या कर रहे हैं बेटा, मैथ्स में तो जी रहे हैं। आज अपन एक सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हैं, उसने कहा साहब 12 रुपए का आलू आ रहा है, 15 रुपए किलो टमाटर आ रहे हैं बेटा, तो अपन उसे पैसे देते हैं, उससे कैलकुलेशन होता है नहीं होता है बेटा। और ये कैलकुलेशन किसके अंदर आ रहा है, ये कैलकुलेशन सारा मैथमेटिक्स के अंदर आ रहा है। तो जब हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं मैथ के अंदर चल रही है पूरी तरीके से, फिर हम इस चीज से क्यों भाग रहे हैं, केवल ये सोच के कि आपके पास में हम सवाल करने में कमजोर इसलिए नहीं भाई। हम अपने दिमाग से ये निकालें कि हम कमजोर नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनेंगे। और कोई भी व्यक्ति बेटा सीख के अंदर से नहीं आता, सब व्यक्ति यही आके सीखते हैं। मैं हूं, या हमारे मेहरा सर हों, या अजय सर हों, या और भी जो महान मैथमेटिशियन रहे हैं बेटा, उन सब लोगों ने यहीं पे आके मैथ सीखा है, कोई पहले से सीख के नहीं आया। तो अब बात आती है कि सर सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। देखो बेटा, जैसे आज आप बहुत ओल्ड व्यक्ति से अगर करियर के बारे में पूछेंगे, जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो हो सकता है कि आपसे कहे कि आपको यूपीएससी करनी है तो साहब आप आर्ट्स ले लो। ऐसा 2013 से पहले होता था बेटा, कि 2013 से पहले बेटा जो हमारा यूपीएससी का सब्जेक्ट था, उस यूपीएससी के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आर्ट्स सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। लेकिन 2013 के बाद जैसे माननीय महोदय नरेंद्र मोदी जी आए, उनकी नई शिक्षा नीति लेके आए वो, और उस नई शिक्षा नीति में बेटा इस चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा उसमें जो भी क्वालिफाई हो वो सारे सब्जेक्ट के लोग क्वालिफाई हो। और एक नया पेपर जोड़ दिया गया बेटा उसमें सीसेट, जो पूरी तरीके से मैथ से रिलेटेड होता है। अब सर अगर हमें 10 तक का मैथ आता है तो क्या हम सीसेट नहीं कर पाएंगे? नहीं भाई, बहुत अच्छे से कर पाओगे। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप आगे कंटिन्यू मैथ्स नहीं करते तो नहीं कर पाओगे, हाँ कर पाओगे बेटा, लेकिन उसको इतना प्रॉपर या इतना शानदार तरीके से बेटा हम नहीं सोल्व कर पाएंगे जितना एक मैथ्स वाला स्टूडेंट करता है। क्योंकि 11th-12th बेटा एक ऐसी क्लास होती है जो हमारे दिमाग को बहुत जोर से बेटा रिसर्च बनाती है, यानी कि हमारे माइंड को विकसित करती है। जैसे आज हम म्यूजिकल क्षेत्र में देखें बेटा, कि पहले म्यूजिकल क्षेत्र में क्या था बेटा, कि शुद्ध इतनी मोटी कैसेट आती थी बेटा, उसको लोग लगाते थे, गाना सुनते थे। फिर डेवलपमेंट आया, उस कैसेट को सीडी के फॉर्म में लेके आए। फिर वो आपके पास में कैसेट जो है सीडी के फॉर्म में आई। सीडी भी कहीं ना कहीं आपके पास में उसे कैरी करना पॉसिबल नहीं होता था प्रॉपरली, तो किसको लेके आ गए बेटा, कार्ड। कार्ड को पहले बेटा इतने बड़े डिवाइस में लगाना पड़ता था, आज वही कार्ड बेटा एक छोटे से ब्लूटूथ में प्रॉपरली लग जाता है, अपन कान में लगा गाना आसानी सुन पाते। तो ये डेवलपमेंट किसने दिया? ये आर्ट्स के स्टूडेंट ने नहीं दिया बेटा, ना ये डेवलपमेंट कॉमर्स के स्टूडेंट ने दिया, ये डेवलपमेंट आपके मैथ्स के इंजीनियर ने दिया बेटा, जिसने कम्युनिकेशन आपके पास में फील्ड से इंजीनियरिंग की
और उसने लगातार बेटा उसके बारे में सोचा कि हम कैसे इसके अंदर बेटा शानदार से शानदार चीजों को लेके आए, और नो डाउट वो लेके आया। सब लोग उसका यूज कर रहे हैं आसानी से तरीके से। इसी तरीके से बेटा मैथ्स जो है कहीं ना कहीं, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे बेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि हम अपने खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बेटा, खेत में खाद डालते नहीं डालते हैं, या हमको ये लगता है कि खेत कहीं ना कहीं आपके पास में कम पैदावार दे रहा है, तो उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, खेत में खाद डालते हैं। इसी तरीके से जो मैथ सब्जेक्ट है ये हमारे दिमाग में एक खाद की तरह काम करता है, यानी कि जो माइंड की सोचने की जो एबिलिटी है उसको बहुत जोर से वाइड कर देता है। आप लोगों ने 10th में बेटा सवाल किए होंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल रहता है, एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, आप पूरे 2 पेज भर देते हो बेटा, तो क्या हुआ बेटा, हमारा माइंड डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि टीचर ने जो सवाल करवाया उसको एक नए मेथड से करके ले आते हैं, तो यही तो बेटा रिसर्च है और क्या है, जो आर्ट्स में बेटा नहीं पाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा दिमाग एक बार पूरी तरीके से बेटा विकसित हो गया, हमारे माइंड का अच्छा डेवलपमेंट हो गया, तो हम कोई भी काम को बहुत शानदार और इसी तरीके से बेटा कर सकते हैं। इसलिए मेरा सोचना है कि हर वो स्टूडेंट जो पढ़ने में कमजोर भी है उसे भी बेटा कहीं ना कहीं मैथ या बायो के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग का विकास पूर्ण तरीके से हो सके। आगे आगे आप मनीष सर की बात सुनेंगे। मेरी बात इतनी थी बेटा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो अभी हमारे बीच में अजय सर आएंगे, वो आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे। इससे पहले आपको मनीष सर बता ही रहे हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं जो भी है बेटा, आप मनीष सर की आवाज सुनेंगे अगली। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। परिमल सर ने बताया कि किस तरीके से हम एक सब्जेक्ट को चुनते हुए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। वैसे कोई सब्जेक्ट, यदि कोई भी सब्जेक्ट पर्पस के साथ, उद्देश्य के साथ लिया जाता है तो कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल बेनिफिट हमें मैथ और बायो के मिलते हैं। यदि हम मैथमेटिक्स को चुनते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट जो होते हैं, जो हमें दिखते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट बोलते हैं। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जो जॉब आप करना चाहते हैं, अपना खुद का प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के वो बेनिफिट हैं। उनके अलावा इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हैं। यदि हम मैथ सब्जेक्ट लेते हैं तो आर्ट्स सब्जेक्ट से जो भी करना है, जिस फील्ड में जाना है, उनको हम मैथ लेकर कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स लेकर मैथ वाली फील्ड में हम बाद में नहीं जा सकते। तो इसी कड़ी में सबसे पहले थोड़ा सा हम रिसर्च करेंगे। हमने बिलीफ सिस्टम की बात की कि बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे अभी 90 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हमें लास्ट तक जुड़े रहना है। शुरुआत तो कोई भी करता है, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचना है। एक सही बिलीफ सिस्टम, सही माइंडसेट होना चाहिए। सब्जेक्ट कोई बेकार नहीं होता, लेकिन बिफोर चूजिंग एनी सब्जेक्ट यू शुड बी पर्पसफुल। आपका एक पर्पस होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपने इस विषय का चुनाव क्यों किया है। आपके क्यों का उत्तर क्लियर होना चाहिए। हम हमेशा गोल पे फोकस करते हैं, लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, लेकिन लक्ष्य से पहले हमें अपना व्हाई क्लियर करना है। वी हैव टू क्लियर आवर व्हाई, मींस व्हाई वी वांट टू चूज दैट सब्जेक्ट, व्हाई वी वांट टू चूज दैट फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड। हम कोई भी फील्ड को चुन रहे हैं, किसी भी क्षेत्र को चुन रहे हैं, उसमें हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए। एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। लक्ष्य मींस आपको क्या करना है, उद्देश्य का मतलब है आपको क्यों करना है। जितना मजबूत क्यों होगा, उतना इंटरेस्ट, उतना मजा आपको उस चीज में आएगा। कुछ वाई, अपने वाई को क्लियर करने के लिए, अपने पर्पस को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। सबसे पहला है फैमिली। हमें कुछ भी करना है, मैंने पहले भी बताया 10th क्लास इज टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज क्योंकि यहीं पे आप अपना सब्जेक्ट, अपनी फील्ड को डिसाइड करते हैं। अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं। सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन कौन आपकी हेल्प इसमें कौन कर सकता है? सही कोच, सही मेंटर, मोटिवेटर, सपोर्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं।
जो लोग ऐसे लोग जो उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिन्होंने वो एग्जाम क्लियर किया है उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसी कड़ी में कुछ एक्सपर्ट्स के साथ हैं हम। मैं बुलाना चाहूंगा श्री प्रमोद मेहरा सर को कि वो आए और बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस दें। हेलो स्टूडेंट्स, मनीष सर को भी धन्यवाद जो आज उन्होंने इस तरह का एक मंच तैयार किया जिसमें हम आपको मिलने से पहले गाइड कर पा रहे हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। हमारे पास 10th क्लास के बाद सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होता है कि सब्जेक्ट कौन सा लें, और एक सब्जेक्ट लेने के बाद हमको उसी रास्ते पे आगे जाना। हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो हमको मल्टी अपॉर्चुनिटी देता हो। ऐसा ना हो कि जैसे हमने एक सब्जेक्ट का चयन कर लिया और वो केवल एक ही रास्ते पे जा। 10th क्लास के बाद आपको अब सब्जेक्ट चुनना है जिससे आप आगे सही हो रहा है? हाँ सही, जिससे आगे की क्लासेस में आप कर सके, अपना करियर बना सके। वो करियर क्या बनाना है, तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो मल्टी अपॉर्चुनिटी देता हो, है ना। जिससे उसको लेने के बाद हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि मेरा प्लान ए है कि अगर ये होता है तो ठीक है, मेरा ये सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये प्लान बी है कि मैं सस्ते पे जाऊंगा। तो इस तरह से मेरे पास प्लान होने चाहिए, यानी मल्टी अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये सब्जेक्ट लेने के बाद मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा हुई और मेरी बायोलॉजी नहीं थी, अब मैं वहां पे जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो आगे निकला आया। इस तरह से थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। अब साइंस सब्जेक्ट में मैथ्स का हूं तो मेरे को मैथ्स के बारे में आपको नॉलेज देता हूं कि साइंस सब्जेक्ट लेने से क्या होता है। जैसे मेरे को आईएएस की तैयारी करना है, और आईएएस तैयारी करने में पहले सब्जेक्ट होते थे कि आर्ट्स के सब्जेक्ट से ले लो या साइंस के सब्जेक्ट से लो या कॉमर्स सब्जेक्ट ले लो, उन सब्जेक्ट के तैयार करके मेंस निकाल देते थे और प्री का जनरल एक एग्जाम होता था। लेकिन अब आजकल उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को सेम वेटेज दे दिया, यानी आर्ट्स का सब्जेक्ट भी उतना ही वेटेज रख रहा है जितना कि एक साइंस का सब्जेक्ट रखता है। अब जब मैं साइंस सब्जेक्ट लिया है मैंने, और 12th तक का साइंस ही वहां पर मैक्सिमम आता है, उसके बाद तो फिर सब्जेक्ट्स में पहुंच जाते हैं हम, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जब 12th तक का अगर मेरे को साइंस मेरे को क्लियर है ना साइंस, तो मेरे को वो सब्जेक्ट वैसे ही मेरा स्ट्रॉन्ग है। अब मेरे को आगे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, फिर मुझे साइंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं रहा तो मेरे को वो लॉज भी रटना पड़ेंगे जो कि मेरे को साइंस में इजीली समझ में आते थे, है ना। तो उससे मेरा ब्रेन और मेरे ब्रेन भी डेवलप हो रहा है। अब आर्ट्स में जाके मुझको सब याद करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, और रट के ही सारा काम चल रहा है। लेकिन मैं जब साइंस सब्जेक्ट लेता हूँ या मैं मैथ सब्जेक्ट लेता हूँ तो मेरे को ये मालूम होता है कि मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ उसका रीजन क्या है, वो आया कहाँ से। उससे मेरे शार्पनेस आती है मेरे माइंड में, और वो शार्पनेस आपको आगे भी यूज आने वाली है। इस तरह से मैं अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके आगे, और सब्जेक्ट्स कोई सा टफ नहीं है। आज की डेट में मेरे को नया चालू करना है, सभी को नया चालू करना है। तो जो बच्चा फर्स्ट डे आ रहा है तो उसके लिए हर सब्जेक्ट नया है, चाहे वो आर्ट्स का पढ़ रहा हो, चाहे वो मैथ्स पढ़ रहा हो, चाहे वो साइंस पढ़ रहा हो, पिछला कुछ भी रहा, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर करके वो अपने को आगे बेहतर बना सकता है ना। तो इस तरह से वो अपने को और डेवलप कर सकता है। अच्छा, एक चीज हो, अब मैंने, आप खुद देखना यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज रहते हैं, जो आईएएस बन गए, जो आईपीएस बन गए, जो डिप्टी कलेक्टर बन गए, आपको मैक्सिमम वो मिलेंगे जो या तो इंजीनियर है या डॉक्टर है या साइंस है। मैक्सिमम आपको आईएएस ऑफिसर वही मिलने वाले है ना। तो यानी क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि वो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा, सब्जेक्ट में पूरा आ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ने से उनके माइंड का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से, उन्होंने ये करता नहीं, उन्होंने ये रीजन निकाला कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही उसने रीजन निकाला तो उनके माइंड में शार्पनेस आती है और वो आगे के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप ना सही सब्जेक्ट चयन करें और किसी बड़ी पोस्ट पे जाएं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दें। धन्यवाद। मेरा नंबर कितनी देर वाला है? 5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सर को।
सर आवाज आ रही है? एक जना सुनो ना, कोई ना कोई। Am I audible to all of you? Yes. देखिए सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि सब्जेक्ट जब आप चुनते हो तो मैथमेटिक्स को अधिकतर जो यूपीएससी भी करते हैं, यूपीएससी में ऐसा लोगों की धारणा बन जाती है कि यूपीएससी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आर्ट्स के होते हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन देखोगे आप तो कई लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग की है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर इंजीनियरिंग, उन्होंने यूपीएससी क्लियर की। जब हम किसी सब्जेक्ट को चुनते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है, आपने एक कहानी सुनी होगी कि दो लकड़हारा लकड़ियों को काटते हैं, एक लकड़हारा ज्यादा लकड़ियों को काट देता है, उसी समय में दूसरा लकड़हारा बहुत कम लकड़ियों को काट पाता है, क्योंकि वह कुछ समय अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता है। तो जब हम अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के पीछे का पर्पस क्लियर करते हैं, जब हमारा पर्पस होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि ये सब्जेक्ट हमने इस वजह से लिया है, ये सब्जेक्ट हमने इसलिए लिया है, जब हमारा पर्पस क्लियर होता है तो वो पर्पस हमारी कुल्हाड़ी में धार लगाने का काम करता है। सब्जेक्ट हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, व्हाटएवर सब्जेक्ट यू चूज, वो सब्जेक्ट उन लकड़ियों की जैसे हैं जिनको कुल्हाड़ी से काटना है। वो कुल्हाड़ी है आपका गोल, आपका पर्पस। आपका गोल मीन्स आपको क्या करना है, आपका पर्पस मीन्स आपको क्यों करना है, तो आपका क्यों मजबूत होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपके क्वेश्चनों के आंसर भी बिल्कुल लास्ट में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपका पर्पस होना चाहिए, और पर्पस कब बनेगा, जब आपके पास मेंटर होगा, जब आपके पास गुरु होंगे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, जब आपके पास सही कम्युनिटी होगी। एक पिक्चर आप सामने देख रहे होंगे, देखिए जितने पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया था लगभग सारे पार्टिसिपेंट्स अभी बने हुए हैं। यही कारण है, यहाँ पे पिक्चर में दो सक्सेसफुल लोग दिख रहे हैं आपको, कामली और सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को लगभग सब जानते होंगे और कामली को इतना नहीं जानते होंगे। दोनों ने सेम टाइम पे अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन उनका जो नजरिया था, कामली का जो नजरिया था, जो सोच थी, वो थी कि यदि हम एक दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सचिन का जो नजरिया था, एटीट्यूड था, वो था बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इससे पहले कि हम इस करियर काउंसलिंग में आगे बढ़ें, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताएं कि आप किस कैटेगरी में हैं। KFPH क्या फर्क पड़ता है, या BFPH बहुत फर्क पड़ता है। यस ओके, विशाल, देवांश, शालू एंड खुशी, कनिका, आदित्य सेन, ग्रेट, गौरव, भूमि, अंशुल, दिव्यांश, रिया, रागनी, चीना, आशी, एशु, मोहित, केशु, आदर्श, शैलेंद्र, कुलदीप, सिद्धार्थ, नियाशा, मुस्कान, चंदेल, पल्लवी, ग्रेट ग्रेट ऑल ऑफ यू, ग्रेट, परी जैन, ग्रेट, मीनू साहू, ग्रेट, राज, ग्रेट, अनन्या सोनी, निशा यादव, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो बहुत फर्क पड़ता है। इस प्रकार का एटीट्यूड हमारे पास होना चाहिए। देखिए सामने लिखा हुआ है, एक थॉट है, नो सब्जेक्ट इज बैड इफ यू चूज इट पर्पसफुली। सब्जेक्ट बेकार नहीं होता, यदि आपका पर्पस है कि मुझे ये करना है, इसलिए करना है, तो आप जो भी सब्जेक्ट को चूज करते हो उसका पर्पस होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। और इसी पर्पस को बनवाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्री अजय सर को कि वो आए और बच्चों को मार्गदर्शित करें। बिल्कुल। तो आप ऑडियो उसकी वीडियो चालू जल्दी म्यूट है। पर शर्मा ना, पर शर्मा वाला, हाँ हाँ मैं बिल्कुल। Good afternoon, everybody.
Respected Manager sir, respected Vimal sir, and no doubt extraordinary respected Manish sir. मनीष सर एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। साढ़ों अंचल में उन्होंने शिक्षा जगत के क्षेत्र में जो काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज उन्होंने यहाँ एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है जो हमको अवसर देता है कि हम इस वर्ष कक्षा 10 से 11 में आने वाले विद्यार्थियों को कुछ मार्गदर्शन कर सकें। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे शहर के अनेक मेहमान अनेक शासकीय विद्यालयों के लेक्चरर्स, विभिन्न विषयों के विद्वान, बहुत सारे पेरेंट्स और प्यारे बच्चे। ये बड़ा ही विशिष्ट सेमिनार है जिसमें हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर 10th क्लास हम कौन से सब्जेक्ट हैं। मेरे पूर्व आए हुए वक्ताओं ने अपना अपना विचार व्यक्त किया, अपना अपना मत रखा और लगभग सभी लोगों की जो विचार है उसमें ऐसा महसूस हुआ कि ये कह रहे हैं अपनी सिर्फ और सब कुछ। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस सेमिनार की आवश्यकता ही नहीं है। इस सेमिनार की कोई जरूरत नहीं कि हम कौन सा विषय लें। कारण ये कि जिस तरह से हम क्या खाना बनाएं तो भाई हमको जो खाना है वही खाना बनाएंगे। अगर मुझे दाल चावल खाना है तो दाल चावल बनाएंगे। सिमिलरली यदि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे बायोलॉजी लेना है। इट इज वेरी क्लियर दैट आई हैव टू ऑप्ट बायोलॉजी एज माय फर्दर एजुकेशनल सब्जेक्ट, क्योंकि यदि मैं बायोलॉजी नहीं लूंगा तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। यदि मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं बायोलॉजी लेकर भी इंजीनियर नहीं बन सकता। मुझे इंजीनियर बनना है तो उसके लिए एसेंशियल क्राइटेरिया है दैट माय 12th क्लास एजुकेशन मस्ट बी फ्रॉम द मैथ्स फील्ड। ये मेरे पूर्व आए हुए वक्ता जिस विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप उसके जानकार पूर्व से हैं। बिकॉज इन द 10th क्लास यू ऑलरेडी लर्न सोशल स्टडी, संस्कृत, हिंदी, साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। ये आप में से प्रत्येक बच्चा खुद जानता है कि उसको संस्कृत पढ़ने में कितना मजा आता था। हिंदी की कक्षा, हिंदी के सब्जेक्ट को उसने साल भर में कितना समय दिया। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी हमेशा चाहती है क्रिएटिविटी। हम कुछ नया करना चाहते हैं और ये अपॉर्चुनिटी हमको सबसे ज्यादा यदि कोई प्रदान करता है तो वो हमको साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट करते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ओनली मैथमेटिक्स। मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में फिजिक्स तो लगी रही है, साथ ही साथ वो मैथ्स का भी फुल यूटिलाइजेशन करता है। फिजिक्स सब्जेक्ट की मदद से ही हमारे संसार में चल रही सारी मशीनरी, चाहे वो मैकेनिकल मशीनरी हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हो या अन्य कोई भी मशीनरी है, फिजिक्स उसमें लग रही है। एंड फिजिक्स एंड मैथ्स आर द रियल ब्रदर्स। मेरे प्रिय साथियों, हम सबसे अधिक वही काम करते हैं जो हमको सबसे अधिक रुचिकर होता है, वट एवर लाइकिंग टू मी। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब हमको मैथ्स का टीचर एक एक्सरसाइज देता है तो वो हम घर जाते ही पूरी करते हैं। लेकिन अगर हमको हिंदी का एक चैप्टर याद करने का बोला जाता है तो हम 2-3 दिन पिटने के बाद याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ना कोई कठिन कार्य था, लेकिन वो हमारी रुचि का कार्य नहीं है। इट इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर मी ओनली ड्यू टू दिस रीजन। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। हम जो सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं उस सब्जेक्ट के शिखर पर यदि हम हैं तो हमको निश्चित ही तौर पर हमारा चयन किया गया विषय श्रेष्ठ है। यदि मैं आर्ट्स लेता हूं और आर्ट्स फील्ड में टॉपर बनता हूं देन मेरे लिए आर्ट्स सर्वोच्च सब्जेक्ट है। पर प्राय आपने देखा होगा मैथ सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 में से 98 मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आते हैं। पर हिंदी और इंग्लिश में 85 नंबर को बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए 90+, 95+ नंबर लाने के लिए जो एफर्ट करना होता है उतना हमारा मन हमको अलाउ ही नहीं करता। साथ ही साथ मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, में ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली संसार में जो भी बड़े बड़े क्रिएशन हो रहे हैं, नए नए अचीवमेंट्स आ रहे हैं, दे आर ओनली कमिंग फ्रॉम द ब्रेन ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के दिमाग से ही सारे क्रिएशन आ रहे हैं। जिस तरह हम अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन प्रदान करते हैं, इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क को भी सक्रिय रखने के लिए हमें भोजन की जरूरत है, और वो भोजन उसका है क्रिएटिविटी। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि हाउ द साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स स्पेशली, प्रोवाइड अस द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी। इन द LKG, UKG एंड नर्सरी क्लासेस हमारे टीचर्स ने हमको 26 अल्फाबेट सिखाए, बट टिल टुडे हम 10th क्लास पास हुए हैं
और मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, हम उन 26 अल्फाबेट को 27 नहीं कर पाए। Our Hindi teacher guided us about the 52 characters. आ आ इ ई हमको 52 सिखाई थी, हम 53 नहीं कर पाए। पर इन द नर्सरी क्लासेस हमको जब 1 से 100 तक गिनती सिखाई गई थी, आज हम कहीं तक की गिनती कहीं से भी बता सकते हैं जो हमको कभी सिखाया ही नहीं गया। Why? Because the science subject having the opportunity to create yourself. अगर किसी के पेरेंट ने 101, 102 भी सिखाए तो 201, 202 नहीं सिखाए होंगे, 201, 202 भी सिखाए तो 1,01,000, 1,02,000 नहीं सिखाए। बट बाय आवर ओन क्रिएटिविटी वी कैन आंसर एंड वी कैन से किसी भी काउंटिंग से किसी भी काउंटिंग को बता सकते हैं। साथ ही साथ अभी मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक बड़ी धारणा आई है कि सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। नॉट ओनली आई एम सेइंग अबाउट द IAS, IPS, आई एम सेइंग फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो, एक्साइज इंस्पेक्टर, थानेदारी, बैंक, ऑल दीज प्रोफेशंस की ओर बच्चों का रुख बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग का, इंजीनियर्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर, लेकिन यदि किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग की है तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑफ कोरोना केवल और केवल हम देख रहे हैं कि इंजीनियर्स घर से आज भी काम कर रहे हैं। दे आर अर्निंग देयर सैलरीज। इंजीनियर्स काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर कंप्यूटर एंड यूजिंग देयर ब्रेन टू मेक द प्रोग्रामिंग। तो ऐसा नहीं है कि हम लॉकडाउन में सभी सफर कर रहे थे। बात मेरी ये चल रही थी कि हम यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, हमको हर हालत में लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स को फेस करना है। हम थानेदारी परीक्षा देने के लिए एक ग्रेजुएट फ्रॉम आर्ट साइड, ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस साइड, ग्रेजुएट फ्रॉम बायोलॉजी और कॉमर्स साइड, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड। हर बंदा वो एग्जाम दे सकता है, लेकिन उसमें जो पेपर होगा मैथमेटिकल, रीजनिंग, एबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कंफर्टेबल टू दोज स्टूडेंट हु आर कमिंग फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड। और ये जो आर्ट्स लेकर कंपटीशन क्रैक करने का अप्रोच था, ये आज से कुछ समय पूर्व के लिए सार्थक था। क्यों? क्योंकि तब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से लेकर मेंस एग्जाम तक भी हमको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता था और साथ में एक जनरल स्टडीज GS सब्जेक्ट होता था। बट फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स द पॉलिसी ऑफ द एग्जामिनेशन हैज चेंज नाउ एंड एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन द PSC prelims or IAS UPSC prelims, he have to face the same exam paper। यदि वो मेडिकल कॉलेज से आया हुआ बंदा है, IIT से आया हुआ बंदा है, या वो किसी सिंपल कॉलेज से, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज से ग्रेजुएशन करके आर्ट्स, कॉमर्स में, बायो में, किसी अन्य फील्ड से आया है, सभी को समान पेपर देना हुआ। परंतु पिछले लंबे समय का आप यदि IAS, IPS, PSC इनका रिजल्ट उठाकर देखें तो फर्स्ट 10 रैंकर इन सभी एग्जाम के जो होते हैं उनमें से IAS का तो नॉर्मल क्राइटेरिया है अंडर 10 एटलीस्ट 7 IITians। जो फर्स्ट 10 की लिस्ट है उसमें 6 से 7 IITians, 2 डॉक्टर्स। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो IIT एनवायरनमेंट जो है उसका क्रिएशन लेवल हाईएस्ट है। इंजीनियरिंग फील्ड अपने आप में एक बहुत क्रिएटिव फील्ड है, उसमें भी सर्वोच्च संस्थान अगर हमारे भारत में, जिसका एशिया में भी एक बड़ा स्थान है, वो है IIT इंस्टीट्यूट। IIT इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे को ऐसे प्रोफेसर, ऐसे अपने साथी, ऐसे सीनियर्स, ऐसी लेबोरेटरी मिलती है जहां वो अपना आउटपुट मैक्सिमम दे पाते हैं, उनका जो कैलिबर है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं, और इस वजह से उनके परीक्षा परिणाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं। 2 मिनट। ये एक छोटा सा बात और कहना चाह रहा हूं, हम दूसरों की सफलता को देखकर हमेशा उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं कि यार ये ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूंगा, बट वी शुड नॉट सी द सक्सेस ऑफ देम, वी हैव टू सी द एफर्ट्स मेड बाय देम फॉर दैट सक्सेस। हम बार बार सोचते हैं सचिन तेंदुलकर कितना महान है। अरे भाई, सचिन तेंदुलकर महान क्यों बना हमको पता ही नहीं है, क्योंकि जब उसके गुरु उसे 5:30 बजे ग्राउंड में आने का बोलते थे तो वो 5 बजे वहां पहुंचता था। कोई भी सफलता हमसे दूर नहीं होती है, उसके लिए आवश्यक एफर्ट करना कंपलसरी है। प्रायः देखा गया है यदि किसी बच्चे के 10th क्लास में 85-90% मार्क्स आ गए, उसने मैथ्स ले लिया, तो उसके रिश्तेदार, साथी, कुछ टीचर्स भी उसको इंजीनियर कह के बुलाने लगते हैं। यदि बायोलॉजी किसी ने ऑप्ट किया है, उसका 10th का रिजल्ट काफी अच्छा है, तो उसको डॉक्टर कहकर बुलाते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। वो अपने आप में फील करने लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ। नो,
डॉक्टर बनने के लिए वो जो एफर्ट है वो हम जब तक नहीं करेंगे तो हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि वी हैव टू फोकस फॉर आवर फाइनल डेस्टिनेशन, और हमारा जो लक्ष्य है जब तक हम वहां पहुंचे नहीं है, हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम बीच की सफलताओं को बहुत अधिक सेलिब्रेट करें। ए लॉट ऑफ टाइम सीन कि किसी बच्चे के 10th क्लास में 95% मार्क्स आए, आफ्टर गेटिंग द 95% मार्क्स इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन ही फील्स दैट आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसके पेरेंट्स भी उसके बारे में यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा इस मोहल्ले का, इस शहर का सबसे श्रेष्ठ बच्चा है। मैं मानता हूं कि उसने पहला हर्डल, पहली अवरोध को सफलतापूर्वक क्रॉस किया है, लेकिन बच्चों जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंचे तो इस तरह के कितने भी अवरोध हमने दूर कर दिए हों उसको कोई हमें बेनिफिट नहीं है। यदि कोई बच्चा पीएससी प्री और मेंस निकाल लेता है बट वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ, so he cannot be posted as a deputy collector, as a DSP. It doesn't matter, he have crossed the 2 hurdles. As long as we does not reaches at our target, we should not rest. हमको विश्राम नहीं करना चाहिए, हमको सब नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम 1 रन से मैच हार रहे हैं तो अभी हम मैच हार रहे हैं, हम मैच जीतकर ही उत्सव मनाएंगे। मैं अंत में अपनी बात को यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस बात का पालन करना चाहिए कि जिस रोज से चला हूं मंजिल पर नजर है मेरी आंख ने मील का पत्थर नहीं देखा। इसका अभिप्राय यह है कि हम जब गुना से ग्वालियर जा रहे हैं तो रास्ते में लिखा आता है ग्वालियर 16 किलोमीटर, ग्वालियर 15 किलोमीटर, ग्वालियर 14 किलोमीटर। वी शुड नॉट सी ऑल दीज थिंग्स, वी आर सीइंग ओनली द ग्वालियर। हाउ मच डिस्टेंट इट इज, इट डजंट मैटर। As long as I not reaches to Gwalior, I will not stay. I will not see how much I have run. मुझे ग्वालियर पहुंचे बिना चैन ही नहीं है। तो अब वो 5 किलोमीटर रह गया, आधा किलोमीटर या 100 किलोमीटर, मेरी पीड़ा समान है। मुझे तो ग्वालियर पहुंचकर ही आनंद प्राप्त होगा। जब हम इस विजन पर काम करते हैं सफलता हमारे चरण चूमती है। मेरे साथियों, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। हमारे पिता विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी हैं। हम सभी को उन्होंने समान प्रेम, समान सभी को 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, तो निश्चित तौर पर हमें बुद्धि भी भगवान ने समान ही दी होगी। अंतर यहाँ पर केवल हमारे विजन का है कि हमने बिना प्रयास किए ही डिसाइड कर लिया कि आई कैन नॉट डू। यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड सच दैट ओनली आई कैन डू, ओनली आई एम द पर्सन हु कैन डू इट। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं तो कर ही सकता हूं एंड आई डोंट केयर अदर्स कैन डू और नॉट, मैं तो कर सकता हूं, क्योंकि अगर हमें कुछ सफलता प्राप्त करना है तो उसका प्रयास भी हमको करना है। हमें सफलता मिलेगी उसका स्वाद भी हमें चखना है, और असफलता की पीड़ा भी निश्चित ही तौर पर हमारी निजी है, उसमें हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आने वाला है। यदि हमें कोई सफलता मिलती है उसका आनंद भी मेरा नितांत निजी है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी यदि मेरे वाहन में घूम रहे हैं और वो कलेक्टर की गाड़ी है तो कहा जाएगा कलेक्टर साहब के बच्चे हैं, कलेक्टर साहब पापा हैं, कलेक्टर साहब की पत्नी है, वो मेरा परिवारजन है, इसलिए उसको वो लाभ तो मिल रहा है पर नाम मेरा चल रहा है। मैं स्वयं उस लक्ष्य को जब प्राप्त करूंगा तो न केवल खुद का, अपने पूरे परिवार को उससे लाभान्वित कर पाऊंगा। परंतु एफर्ट इज अलोन। बेटा, सफलता के लिए किए गए प्रयास की झांकी कहीं नहीं लगती है, लेकिन सफल व्यक्ति की झांकी स्वयं समाज लगाने आता है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। मेरा जिंदगी में एक विजन है, सूरज बनो नमन होगा, सूर्य की तरह चमकदार बनो, सब लोग सलूट लगाएंगे। और जब तक सूरज है नहीं तो किसने सलूट लगाई और किसने नहीं लगाई, आई डोंट केयर। मैं जानता हूं मैं सूर्य नहीं हूं, इसलिए मुझे अधिकार नहीं है किसी से अपनी सलूट की अपेक्षा का, लेकिन जब सूर्य बनूंगा तो ये संसार नमन करेगा, नमन करना पड़ेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू बी द हाईएस्ट इन यू। जहां आप रहते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, जिस जिले में पढ़ते हैं, जिस प्रदेश में पढ़ते हैं, और मनुष्य की संतान ही सदा कक्षा 10 में जिले में प्रथम स्थान, मनुष्य का बेटा या बेटी ही प्रदेश में प्रथम स्थान और राष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। कभी अपनी असफलताओं के लिए अपनी कमियों को बिल्कुल मार्क नहीं करना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ex-president of India, he is one of the best example to motivate any student. He was belonging from a very poor family, but only his devotion makes him extraordinary. He was the gift of God to the country India. He is the great
वरदान थे वो हमारे देश के लिए। आज यदि हमारे देश का कोई भी प्रक्षेपात क्रांति है, साइंस के क्षेत्र में जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिसाइलें बनी हुई हैं, वो सारा का सारा क्रेडिट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को जाता है, जो एक बहुत ही निर्धन किसान परिवार से आए थे, परंतु उनके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी, उनका दृढ़ संकल्प, उनकी जिद थी कि मैं इस देश को कुछ ना कुछ अपनी पूरी क्षमता के साथ देकर जाऊंगा, और उस जिद ने उनको सफलता के शिखर पर पहुंचाया। हमको केवल और केवल सिर्फ यह देखकर सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना कि मेरा फ्रेंड क्या ले रहा है, मेरा दोस्त क्या ले रहा है, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली बैकग्राउंड, ऑल दीज थिंग्स आल्सो अफेक्ट्स आवर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। यदि कोई बायोलॉजी ले रहा है और डॉक्टर बनने के उद्देश्य से ले रहा है, तो उसको केवल आज बायोलॉजी लेते वक्त केवल डॉक्टर बनूंगा सोच लेने से उसका काम नहीं हो गया है। ही विल हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन हिज ब्रेन कि यदि डॉक्टर बनना है, इसका इतना एक्सपेंस आएगा, यदि मुझे डॉक्टर बनना है तो इसकी एजुकेशन स्पान इतनी होगी। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल फील्ड MBBS is not sufficient. Nowadays a lot of specialization courses, पहले हमें MBBS करना पड़ता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर द फर्दर स्पेशलाइजेशन, ओनली देन वी कैन थिंक दैट वी आर ए गुड डॉक्टर। एज वेल एज मैं यहाँ पर छोटा सा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप में विश्वास रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, कर्म करें। संसार में आजकल कलयुग में एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अवर मेन कोच, अवर मेन गाइड आर अवर फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो ये है भाई कि मैं जितनी उम्र का हूँ उतनी उम्र का ही आदमी मेरा कोच कैसे हो सकता है? मेरा जितना ब्रेन लेवल है उतना ही उसका ब्रेन लेवल है। हाउ ही कैन गाइड मी? ही इज गाइडिंग मी दैट दिस इज बेटर एंड दिस इज रॉन्ग फॉर यू। वी आर ऑलरेडी हैविंग ए लॉट ऑफ गुड टीचर्स, अवर पेरेंट्स आर देयर, दे विल गाइड अस। संसार में माता पिता से बड़ा कोई शुभचिंतक ना है ना हो सकता है। हमारे माता पिता अगर हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं तो ये तय है कि उसमें किसी भी स्तर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी हमारे नुकसान का उद्देश्य नहीं रहा होगा। वो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, जो हमारी अच्छे से अच्छी, उनकी क्षमता से अधिक सुविधाएं वो हमें प्रदान करते हैं, और उसके बदले में केवल और केवल अपेक्षा करते हैं कि आपका भला हो। क्योंकि अगर कैरियर बनेगा, ये आपका कैरियर बनेगा, और ये सतत हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है कि हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को सेटल्ड देखकर चली जाती है। आपके पेरेंट्स आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि आप उनको रिटर्न करो, बट दे आर प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, सो इट इज योर ड्यूटी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। ये आपका कर्तव्य है कि आप उनके सपनों को साकार करें। मैं यहाँ पर मुख्य रूप से बोल रहा हूँ तो कुछ मोटिवेशनल बातें बीच में आ गई। Our main theme of the seminar is this: students have to decide which subject is better. In the current scenario, Corona is suffering the education sector. So a lot of students are saying कि सर साइंस सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत आती है, ऑनलाइन सब्जेक्ट में दिक्कत ना आए इसके लिए सभी टीचर्स प्रयास कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, अपने मोबाइल को अपने स्पीकिंग के लिए ईयरफोन ला रहे हैं, कॉपी पर पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग द रेगुलर कम्युनिकेशन विद यू। बट आज की तारीख में यदि कोई क्वेश्चन में मैथ्स का किसी बच्चे को सिखाऊं और उस जैसा कोई हार्ड क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन बच्चा स्वयं अपने आप कर ले, उसके अंदर ये फीलिंग आएगी दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन हु क्रैक दिस प्रॉब्लम। मैं संसार का वो पहला व्यक्ति हूं जिसने ये मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया। व्हाई? क्योंकि उस क्वेश्चन को किसी ने उसको सॉल्व नहीं करवाया था, उसके जैसा उस मेथड का कोई अदर क्वेश्चन किसी टीचर ने कराया था, एंड ही ट्राई हिमसेल्फ एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सो इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए फीलिंग इन हिज ब्रेन, इज इन माइंड, इज बॉडी दैट आई एम द फर्स्ट वन हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट in art subject this facility is not available, because if you are studying the history then you will learn about हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं के जन्म कब हुआ, हुमायूं के राज्य में कौन से सिक्के चलते थे, हुमायूं के ड्यूरिंग हुमायूंस किंगडम कौन सी भाषा बोली जाती थी। वट एवर द क्रिएशन इज, आपके पहले आए हुए 50 लोग और आपके बाद आने वाले 50 लोग हुमायूं का जन्म दिवस नहीं बदल पाएंगे, लेकिन मेरे द्वारा कराए गए मैथ्स का किसी न किसी एक क्वेश्चन का मेथड हर साल मेरा कोई ना कोई विद्यार्थी मुझे नया खुद बताता है। मैं उसको ए अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ, और हर बैच का कोई ना कोई एक बंदा, पूरे साल भर में 2 बच्चे ऐसे आते हैं उसी क्वेश्चन को बी अप्रोच से करके बताते हैं, जो कि मेरे द्वारा बताए गए अप्रोच से भी कहीं कभी ना कभी बेहतर निकल आता है, और मैं भी उसको फॉलो करने लगता हूँ।
मैथ्स में न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए. न्यूटन हैज क्रिएटेड द 3 लॉज ऑफ मोशन, but still the opportunity that the 4th law of motion may be invented by any one of you if you are trying. So ऐसा कुछ बाकी है जो न्यूटन बनाकर नहीं गया. न्यूटन जी ने संसार में सबसे ज्यादा साइंस के लिए काम किया, परंतु आज भी साइंस में ये गुंजाइश है कि न्यूटन ने जो काम किया था, आइंस्टीन ने जो काम किया था, मैडम क्यूरी ने जो काम किया था, उस फील्ड में, उसी पर्टिकुलर एरिया में आज भी काम की गुंजाइश है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज कोरोना. कोरोना इज ए डिसीज एंड इट इज रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड. मेडिकल फील्ड में बहुत सी वैक्सीन बनी, बहुत सी दवाइयां बनी, मलेरिया की बनी, डेंगू की बनी, पोलियो एक बहुत कॉमन डिसीज रही है हमारे देश में परसों, जिसकी वजह से बच्चों की, बट उसकी वैक्सीन बनी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द किड्स वैक्सीनेशन होता है एंड नाउ नो पोलियो पेशेंट्स आर अवेलेबल. बट कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी थी, कोरोना की मेडिसिन तो आज भी नहीं बनी है. वैक्सीन इज अवेलेबल, बट कोरोना ट्रीटमेंट के लिए आज भी मेडिकल फील्ड काम कर रही है. आपके आने तक या आपके आने के पहले या आपके आने के बाद निश्चित ही कोरोना पर भी मेडिसिन से काम होने लगेगा कि कोरोना की बीमारी को ये मेडिसिन खाइए. सर्दी बुखार की दवाई बनी ना. Whatever I am saying science field is always having the opportunity to work. साइंस फील्ड में हमारे मेरे पूर्व में आए हुए वक्ता मिस्टर परिमाल सिंह चौहान सर ने बोला, एक जमाना था छोटा सा डाटा कीप करने के लिए इतनी बड़ी फ्लॉपी होती थी. फिर समय बदला, फिर इतना सारा डाटा कीप करने के लिए छोटी फ्लॉपी आई. आफ्टर दैट पेन ड्राइव आया, आफ्टर दैट कार्ड, एंड नाउ द कार्ड ऑफ दिस साइज कैन कैरी 32 GB, 64 GB, 120. इतने से कार्ड में 128 GB. क्यों भाई, अगर ये सही था तो सबसे शुरू में क्यों नहीं बना? जी नहीं, उस समय इंजीनियर ने इस पर काम नहीं किया था. आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हम अभी कार्ड यूज कर रहे हैं उससे छोटी डिवाइस आए और ये 32 और 128 GB रखती है, ये 1000 DB और 1000 TB डेटा कैरी करने वाली डिवाइसेस बने. हियर इन कंक्लूडिंगली आई वांट टू से we go for such subject where the maximum opportunities are. If you are picking the mathematics as your further subject, only one and one opportunity you misses. यदि आपने गणित को आज चुना है तो मैं लिख कर देने तैयार हूं कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, परंतु डॉक्टर के अतिरिक्त सारी की सारी लाइनें आपकी खुली हुई हैं. आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप CA कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, आप CS कर सकते हैं, और आपकी सबसे प्रिय क्षेत्र आप IAS, PSC, IPS, थानेदारी, सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, all these fields are still open and more open comparatively to other fields because all these exams needs reasoning, mathematical ability. All these are the close family members of mathematics. So my dear student, you should reconsider whatever your subject finally should be, because if you are taking arts as your subject, so 2 of your fields are completely restricted and they are doctor and engineer. As well as यदि हम BSc में आगे ग्रेजुएशन में चाहते हैं कि हम 12th के बाद मैथ्स ले लें, so it will not be allowed. Not a single art student of 12th class can be permitted for mathematics, but all maths students are still permitted to pick any of the subject except biology. क्योंकि उनका नाता बायोलॉजी से 11th क्लास में जो छूटा है वो छूटा ही रहेगा, परंतु वो ग्रेजुएशन में कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं. एज वेल एज मेरा पर्सनली ये मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, बट माय एक्सपीरियंस इज कि ब्रेन डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का 12th क्लास तक जारी रहता है. आप 10th पास करके अभी 11th में आए हैं, आप छोटी लेबोरेटरी से बड़ी लेबोरेटरी में आए हैं, बट स्टिल यू आर इन ए लेबोरेटरी. आप एक प्रयोगशाला में, आप लोग जब 12th क्लास करेंगे तब आपका मैच्योरिटी लेवल में चेंज आएगा. उस मैच्योरिटी लेवल तक यदि हम साइंस सब्जेक्ट के टच में रहते हैं और उसके बाद हम आर्ट्स पिक करते हैं और किसी कंपटीशन में जाते हैं तो हमको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाला जो रीजनिंग पोर्शन या हमारा मैथमेटिकल एबिलिटी पोर्शन है वो 12th मैथ्स, 12th फिजिक्स, 12th साइंस से ऊपर का नहीं है. किसी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि BSc या MSc की मैथ्स आएगी या BSc या फिजिक्स की मैथ्स आएगी, बट इन सम ऑफ द कंपटीशन एग्जाम्स, चलिए अपन लौट कर आते हैं. कॉमर्स लेता है एक बच्चा, वन ऑफ द स्टूडेंट इज ऑप्टिंग कॉमर्स एज हिज 11th सब्जेक्ट, and after completing his 12th class, after completing his BCom, he goes toward the CA, he goes toward the MBA.
In the MBA, there is a paper for mathematics. In the CA, there is a paper for mathematics, which includes matrix, integration, probability. All these are the topics of इलेवन 12 में. Creative person can reach up to any success level. Now I want to conclude my opinion. All you are best wishes. आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं. आप जोन सा विषय चयन कर रहे हैं, आप उस विषय में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे. आपको जो विषय अपनी खुद की इच्छा से लेना है आप लें, लेकिन आप एफर्ट में कोई कमी नहीं रखें, क्योंकि हम किसी भी फील्ड के थ्रू यदि शिखर पर बैठे हुए हैं, हम वी आर द टॉपर्स, देन सक्सेस इज इन आवर लेग्स. सफलता मेरे चरणों में होगी. और यदि कभी भी आपको कैरियर ओरिएंटेड किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, यू कैन सेंड मी ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप. आई विल ट्राई टू हेल्प यू इफ पॉसिबल. माय मोबाइल नंबर इज 9425134015. मैं अपना नंबर बोर्ड पर लिख भी रहा हूं. आप में से किसी को भी कैरियर रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझको फोन कर सकते हैं. I will try to solve your questions. I will try to solve your problems. Thanks to all to listen me. आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे शब्दों को सुना. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत समझ में आया प्यारे बच्चों? बहुत सारी चीजें सर ने बताई, लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैथमेटिक्स में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो पूरी मशीनरी जो इंडस्ट्री है वो फिजिक्स पे काम कर रही है. आज हम थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जांपल लें तो आज से लगभग 450 साल पहले उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन बल्ब से संबंधित चीज, कोई भी लाइट से संबंधित चीज, बल्ब से संबंधित चीज, चाहे वो एलईडी हो, सीएफएल हो, जब तक बिकती रहेंगी तब तक उन्हें रॉयल्टी आती रहेगी. तो फिजिक्स ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम रॉयल्टी इनकम पा सकते हैं. अगर रॉयल्टी इनकम क्या होती है किसी को पता नहीं तो मैं बेसिक आपको बता दूं कि रॉयल्टी इनकम वो होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती रहती है. थॉमस अल्वा एडिसन ने 450 साल पहले बल्ब बनाया, आज भी बिक रहा है. तो आज उनकी शायद 8-10 पीढ़ियां निकल गई होंगी, लेकिन आज भी रॉयल्टी इनकम उनकी चल रही होगी. तो मैथ का कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलते हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट जैसे सर ने बताया कि आपका माइंड क्रिएटिव हो जाता है, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं काम करने लगती है, रीजनिंग काम करने लगती है. तो यहाँ पे आपको नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, स्किल्स भी एक्वायर कीजिए और थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए. इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करें. 3 स्ट्रीम, खासकर 3 स्ट्रीम रहती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस. यहाँ पे साइंस को हमने पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. आर्ट्स यदि आप लेते हैं तो आर्ट्स के ये कुछ ऑप्शन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. टेक द स्क्रीनशॉट. टेक द स्क्रीनशॉट. यदि साइंस स्ट्रीम का आप चुनाव करते हैं तो साइंस स्ट्रीम में लोग बाग ये समझते हैं पीसीबी या लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चुना है तो सिर्फ हमारे पास एमबीबीएस ऑप्शन है, बाकी गलत है. बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे खुल जाते हैं. पीसीएम लिया है आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया है तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन है. आप बीएससी कर सकते हैं. आर्म फोर्सेस कई लोगों का होता है कि भाई कंधों पे सितारे लगाना है तो नेवी वगैरह में आप एनडीए वगैरह का एग्जाम मैथमेटिक्स से ही दे सकते हैं. तो मैथ के डायरेक्ट बेनिफिट आपके सामने लिखे हुए हैं और इनडायरेक्ट बेनिफिट आपके माइंड की क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, आपका माइंड डेवलपमेंट होता है. तो इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपको करियर काउंसलिंग
यदि फिजिकल ऑफलाइन करियर काउंसलिंग की भी आवश्यकता यदि आपको पड़ती है तो आप मेहरा स्पेक्ट्रम पे आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करियर काउंसलिंग दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अगली किसी काउंसलिंग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। आप बेटा, आप में से किसी के कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज टाइप करके दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। वो आवाज, उनकी आवाज नहीं आएगी, आवाज कर। सारे लोग अगर बोलें कंफ्यूजन आएगा, वो लिख के जो भेजा उसको अनम्यूट करा लें। दिव्या गोस्वामी पूछ रही है। हेलो सर, मुझे एक डाउट है। मैं सब्जेक्ट अगर गवर्नमेंट टीचिंग की जॉब हो तो कैसा रहेगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग द 12th क्लास आपको ग्रेजुएशन करना होगा, बीएड करना होगा, एंड यू कैन गो फॉर मैथ्स टीचर। यस सर। सर पीसीबी मैंने लिया हुआ है अभी, मुझे उससे डीएमएलटी कोर्स करना है, मगर जो सर ने ऑप्शंस दिए उसमें कहीं पे भी डीएमएलटी कोर्स नहीं है। डीएमएलटी बेटा, जैसे ही आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा तो आफ्टर 12th इसके बाद बेटा अपने गुना में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, हर शहर में आज की डेट में कॉलेजेस हैं, उनका कोई अलग से कंपटीशन एग्जाम नहीं होता है। आफ्टर 12th जैसे हम ग्रेजुएशन में एडमिशंस लेते हैं, ऐसी डीएमएलटी में जाके एडमिशंस लेते हैं। ये डिप्लोमा कोर्स है बेटा, क्लियर, ये ध्यान रखना। अगर हम डीएमएलटी करते हैं तो इसके साथ हम बीएससी जरूर करें बेटा, भले ही चाहे प्राइवेट कर लें, ओके, क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है, इससे हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं मानी जाती। अगर आप डीएमएलटी के प्लेस पे बीएससी नर्सिंग रखते हैं तो बहुत बेहतर रास्ता होगा, बेस्ट और बेहतर होगा, क्योंकि उसमें दो चीजें होती है बेटा, एक तो हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, और डीएमएलटी में जो हम करने वाले हैं वो सब कुछ हम इसमें सीख चुके होते हैं, ओके। तो बीएससी नर्सिंग हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बजाय डीएमएलटी में जाना, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। हेलो साइलेंट प्लीज। ये जो बच्ची ने पूछा था कि जो बायोलॉजी के पीसीबी के जो अपॉर्चुनिटीज दी हुई है, दीज आर द मेन अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सभी सब्जेक्ट में दी हुई है जो हमने यहाँ मेंशन नहीं की। डीएमएलटी इनफैक्ट रिलेटेड टू द डॉक्टरी फील्ड, तो वो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ओपन है। जैसा कि परिवार सर ने बताया कि बेटर ये होगा कि आप उसको बीएससी नर्सिंग पर जाएं। बीएससी नर्सिंग के थ्रू वो सारे जॉब मिल जाते हैं जो डीएमएलटी को मिलते हैं, साथ में वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होती है। जैसे एक मिनट, जैसे बेटा अपन जीएनएम करते हैं, अपन लैब टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं, अपन डीएमएलटी करते हैं, ये सारी की सारी चीजें बेटा हमको बीएससी नर्सिंग में मिल जाती है ना। तो बीएससी नर्सिंग हमारे लिए दो तरीके से बेनिफिशियल है। एक तो बेटा क्या बोलते हैं, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट बेटा जॉब ले सकते हैं वहां पर, और साथ में ही बेटा क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन कोर्स भी कंप्लीट माना जा सकता है। तो हम आगे चल के जैसे पीएससी देना चाह रहे हैं, यूपीएससी देना चाह रहे हैं, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो वो सारे के सारे एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन वाले भी हम बीएससी नर्सिंग से दे पाएंगे। जबकि डीएमएलटी या सीएमएलटी या हम जीएनएम करते हैं तो इनसे बेटा हम नहीं दे पाएंगे। तो बीएससी नर्सिंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और डीएमएलटी, सीएमएलटी और जीएनएम ये छोटी अपॉर्चुनिटी है, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज में जो पढ़ाई होगी वो ऑलरेडी बेटा बीएससी नर्सिंग के अंदर, ओके। नेक्स्ट बेटा क्या डाउट है और किसी को? सर मुझे है। हाँ बोले बेटा। सर जैसे इंजीनियर के अंदर ये 8 फील्ड है ना सर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इनमें से सबसे बढ़िया कौन सी रहती है सर? क्या लेना है बेटा? सर पीसीएम लेना है मुझे जी। तो सर इंजीनियर में इतनी सारी फील्ड है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल। जो सबसे यस अजय सर जवाब देना चाह रहे हैं इसका, मैं भी कैपेबल हूँ, मेरे से ज्यादा जवाब देंगे, प्लीज अजय सर बच्चे की यस। थैंक यू परिमल सर, आपने मुझको बोलने का मौका दिया है। मैं इस बच्चे का एक समस्या है
कि इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच अच्छी है। इंजीनियरिंग खुद ब्रांच सबसे अच्छी है और इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच अच्छी है ये डिसाइड करना आसान काम नहीं है। जिसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है उसके लिए सबसे अच्छी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। जिसको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है तो उसके लिए मैकेनिकल ब्रांच अच्छी है। जिसको कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना है तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस अच्छी थोड़ी है, सिविल इंजीनियरिंग अच्छी है। सो इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड ऑफ वर्क, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। एंड दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू आस्क, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि यदि एक बार हमने तय किया है कि हम इंजीनियरिंग साइड में जा रहे हैं तो आफ्टर द 12th क्लास व्हेनेवर यू आर टेकिंग द एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो दो चीजें मायने करती हैं कि हम किस इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं और हमारी ब्रांच कौन सी है। यदि हमारे मार्क्स सफिशिएंट नहीं है तो या तो हमको ब्रांच में कंप्रोमाइज करना पड़ता है या कॉलेज में। एट दैट टाइम जब आप 12th क्लास पास होंगे और जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे होंगे तो उस समय ये डिसाइड किया जा सकता है कि भाई इस कॉलेज में जा रहे हैं तो ये ब्रांच मिल रही है तो भी चले जाओ, और यदि आपको ये नहीं ये ब्रांच चाहिए तो इसके बजाय इस कॉलेज में आ जाओ। बट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश विच ब्रांच इज बेटर, एवरी ब्रांच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उसकी हर ब्रांच की अपनी एक महत्ता है। एक सिविल इंजीनियर के बिना ब्रिज नहीं बन सकता, एक कंप्यूटर इंजीनियर के बिना जूम मीटिंग नहीं हो सकती। आई कैन कंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कि हमारा इंटरेस्ट किस ओर ज्यादा है। अगर हमारा इंटरेस्ट बेटा क्रिएटिविटी में ज्यादा है तो हमको फिर सिविल लेना चाहिए, पूरे टाइम उसमें क्रिएशन ही क्रिएशन आप लगाते फिरोगे। अगर हमारा माइंड कंप्यूटर में बहुत अच्छा चल रहा है, डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से हम रन कर पा रहे हैं, तो नो डाउट फिर हमको कंप्यूटर साइंस ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम कम्युनिकेशन फील्ड में कर रहा है तो नो डाउट फिर हम कम्युनिकेशन ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा किसका है? सर आई हैव डाउट। सर मुझे ये पूछना था कि पीएससी के लिए मैथ सही फील्ड है या फिर आर्ट्स लेके करें? बेटा देखो, बहुत ही आपका शानदार क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन के लिए ही ये इतना सारा जो अपन ने आज मीटिंग रखी, केवल इसी समस्या को आपको दूर करने की। देखो बेटा, जैसे जिस जगह पे हम खड़े हैं आज हमारे पास में बेटा दो रास्ते हैं। एक रास्ता है मुनासिब और एक रास्ता है बेहतर। मुनासिब रास्ता वो होता है कि जिसको हम पकड़ के अपनी मंजिल तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने में हमें बहुत समस्याएं आएंगी। और एक बेहतर रास्ता वो होता है कि जिसको पकड़ के हम अपनी मंजिल, अपनी गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसको अपन बेहतर रास्ता मानते हैं, जिसको आप पकड़ के अपने गोल तक बहुत इजीली बेटा अचीव कर पाओ। क्योंकि हर चीज में बेटा हमारे माइंड का डेवलपमेंट चाहिए, और माइंड का जो डेवलपमेंट है, माइंड का जो विकास है, वो कहीं ना कहीं केवल साइंस साइड में बहुत बेहतर और प्रॉपर होता है। ओके, अगर आपको पीएससी देना है तो पीएससी का जो सिलेबस है बेटा प्रेजेंट टाइम का, उसमें लगभग 30% फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 30% केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, और सी सेट तो मैथ्स का एक पूरा पेपर ही होता है बेटा। उसमें जो पेपर होता है बेटा पीएससी का प्री का, उसमें सी सेट एक पूरा पेपर ही रहता है। तो वो आर्ट्स वाला बच्चा उसको बहुत प्रॉपर तरीके से करने में कैपेबल नहीं होता है, लेकिन मैथ्स वाला बंदा उसे चुटकियों में बेटा सॉल्व कर देता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें साइंस साइड से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि साइंस वाला बच्चा आर्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला बंदा फिजिक्स या केमिस्ट्री आसानी से नहीं पढ़ सकता बेटा। ओके, इसी में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करते हुए हमारे अजय सर आपकी समस्या को और पूरी तरीके से क्यूरिफाई करके समझाएंगे। प्लीज थोड़ा सा दूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू परिमाल सर। बेटा आपको मैं जब बोल रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि स्टिल यू आर इन द सीनियर लेबोरेटरी। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि हमको साइंस से ही ग्रेजुएशन करना है। हमारा 12th तक जो माइंड डेवलपमेंट होना है, उसके बाद फर्दर रिक्वायरमेंट जो होंगे वो 12th तक की क्रिएटिविटी से कवर होंगे। तो यदि आपको
पीएससी करना है और आर्ट्स भी लेना है तो यू कैन ऑप्ट आर्ट्स एज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, क्योंकि पीएससी 12th के बाद दी नहीं जा सकती। 12th के बाद पीएससी के लिए हम एंटाइटल नहीं है। 12th के बाद 3 ईयर और 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है, मेडिकल 4 साल का कोर्स है, जबकि नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन जिसमें बीएससी, बीए, बीकॉम ये आते हैं। आप इसमें जब तक ग्रेजुएशन नहीं कर लेंगे यू कैंट अप्लाई फॉर पीएससी। तो वहां जाकर एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम कंफर्टेबल एकेडमिक फील्ड चुने और पीएससी की प्रिपरेशन आफ्टर 12th से 3 साल तक करते रहें। ये सब फालतू की मजाक बन गई है कि 5 साल तक पीएससी की तैयारी करेंगे, 10th के बाद पीएससी की तैयारी क्या जरूरत है, 12th के बाद कर सकते हैं। As Parimal sir tell you, CSAT, numerical abilities, reasoning, all these things directly related to the mathematics। तो आपको 12th तक मैथ साइंस रखना चाहिए, उसके बाद फिर आप अपना सब्जेक्ट चयन पर पुनर्विचार कर सकते हैं। ये हमारे आदरणीय मेहरा सर यहाँ पधारे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बच्चे को थोड़ा सा मार्गदर्शन। बेटा जो पीएससी एग्जाम होता है ना, इसमें प्री एग्जाम देने के बाद मेंस एग्जाम होता है, पर प्री एग्जाम के बाद ही एक लाइन और आती है जो फॉरेस्ट सर्विसेज में जाती है। फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम प्री के बाद ही हो जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है वहीं पे, उनके नंबर्स पे ही, ना कोई उसको मेंस देना है ना उसको, और वो भी नौकरी सेकंड ग्रेड ऑफिसर ही बना रही है। लेकिन उसके लिए केवल मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट चाहिए, उसके अलावा कोई बच्चा नहीं जा सकता। आर्ट्स कॉमर्स का बच्चा उस लाइन पे नहीं जा सकता। तो इसलिए मैथ्स लेना ज्यादा उचित है पीएससी के लिए भी, क्योंकि वहां पर आप अगर मैथ्स छोड़ देते हैं तो आप उस रास्ते को छोड़ ही चुके हैं यहाँ पे, और वो आसान कंपटीशन है वहां पर, केवल प्री निकाल के काम बन जाता है। नेक्स्ट मिनट आउट जी सर। पर्सन का नेक्स्ट डाउट बेटा किसी का? अब बेटा देखो, अपन ने जूम मीटिंग रखी थी ऑनलाइन, बेटा एक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप में से फिर भी किसी को डाउट रह गए हो, इसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया हो, तो आप बेटा एक एक दो दो करके 3-3 के ग्रुप में आप गुना में भी आ सकते हैं, और गुना नहीं आ पाए तो आपके शहर में मनीष सर अवेलेबल हैं, आप उनसे भी जाके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और यहाँ पर भी नहीं आ पा रहे और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा किसी तरीके से, तो आप फोन पर भी बेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोगों से। ये मेरा नंबर है पर्सनली, ओके सर? ये मेहरा सर का नंबर है जो मैं नीचे लिख रहा हूं। मनीष सर का नंबर तो सबके पास है ही, वो लिखने की जरूरत है नहीं बेटा, है ना? मैं स्वागत करूंगा कार्यक्रम के बैकबोन रीढ़ की हड्डी प्लानर हमारे आदरणीय मनीष सर, स्वागत है उनका। और अब वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। थैंक यू मनीष सर। अरे सर कुछ बोल सर। मनीष सर अब आपको, यदि ऑफलाइन तो एड्रेस सर लिख देंगे, क्योंकि सर अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, कोई शिवपुरी से है, कोई विदिशा से है, कोई अशोक नगर से है, कोई गुना से, वो एड्रेस भी। और लास्ट में इन पंक्तियों के साथ, जंग में जीत के आने के लिए काफी हैं, जंग में जीत के आने के लिए काफी हैं, ये जो शिक्षक हैं ये अकेले ही काफी हैं, ये अकेले ही काफी हैं। शिक्षक वो होता है, माँ बाप बच्चे को, क्योंकि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन एक शिक्षक बिना किसी यस, यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन? बायो से नर्सिंग कर सकते हैं? हाँ, यस। अगर आपने 12th बायो से दिया है बेटा तो बिल्कुल बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए बायोलॉजी मस्ट है बेटा, ओके।
सर बीएड कितने साल में हो जाएगी? क्या बेटा? बीएड कितने साल में हो जाएगी? बीएससी नर्सिंग 4 ईयर की है बेटा, 4 ईयर का बेटा ये कोर्स है। और ये मान के चलो कि ये एमबीबीएस का छोटा भैया है। ओके, यानी कि एमबीबीएस में जो कुछ भी बच्चे जाके सीखते हैं वो एक बड़ा आपके पास में ब्रांच है, तो उसका छोटा ब्रांच बेटा बीएससी नर्सिंग है। यानी कि इसके अंदर सारी चीजें बेटा आ जाएंगी। जैसे डीएमएलटी होता है, ये 2 इयर्स का कोर्स है। सीएमएलटी बेटा 1 ईयर का कोर्स होता है। ऐसे जीएनएम है, जीएनएम कितने ईयर का रहता है बेटा? जीएनएम बेटा 3 इयर्स का रहता है। और बीएससी नर्सिंग बेटा 4 ईयर की रहती है। डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं बेटा वो नियरली अबाउट 1 ईयर या 2 ईयर के होते हैं। लेकिन जो आपके पास में कोर्सेज, ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, या तो 4 ईयर के होते हैं या 3 ईयर के होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से बायोलॉजी में बेटा एक दूसरा क्या बोलते हैं, अगर एमबीबीएस नहीं करने जा पा रहे तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल करना चाहिए। आशा करते हैं कि जुलाई अगस्त तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। दो के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। एड्रेस सर ने लिखा हुआ है। तो नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नए हिम्मत के साथ, नई ताकत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगले सेकंड सेशन के लिए भी तैयार रहो, जिसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जो हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग के जो सारे बेनिफिट्स हैं, जो भी ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्किल्स रोल प्ले करती हैं, 10th क्लास के बाद कौन कौन से स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, ये सारी बातें हम अगले सेशन में बात करने वाले हैं। हाउ वी कैन मेक मनी ऑनलाइन, ये सारी बातें करने वाले हैं अगले सेशन में। जो करियर ऑप्शन है, 9 करियर ऑप्शन फ्रॉम वर्किंग एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रीलांसर, वो हमारे पास हैं। वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो इस पार्ट को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।